जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्कॉलर्स के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज हम बात करेंगे पेपर नंबर 24 के पेपर सॉल्यूशन की। पार्ट रीजनिंग का होगा, जिसके अंदर आप 25 क्वेश्चन देखोगे आज फिर से। और आई होप आपने बहुत अच्छा किया होगा। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हुई है आप उसका डिटेल यहाँ पर देखें और सीखें और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जिसके अंदर 1 से लेकर 3 क्वेश्चन लगातार दिए हैं और तीनों का निर्देश जो है यानी जो आपको चीज़ें ध्यान में यानी डायरेक्शन जो दिया गया है वो ये दिया गया है। सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड, लेटर, नंबर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। कहने का मतलब है कि जो रिलेशन न्यूज़पेपर का रीडर के साथ है, ब्रेड का किसके साथ होगा? न्यूज़पेपर को क्या किया जाता है? पढ़ा जाता है। तो ब्रेड को क्या किया जाएगा? क्या ब्रेड आटे से बनती है? बिल्कुल बनती है, लेकिन बात बनने की नहीं है, ऐसे तो न्यूज़पेपर पेपर से बने। बायर खरीदा जाता है, तो न्यूज़पेपर भी तो खरीदा जाता है, ये भी नहीं होगा। कंज्यूमर, जी हाँ, आपका पहला आंसर क्या होगा? कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि ब्रेड को कंज़्यूम करने वाला क्या कहलाएगा? कंज्यूमर। जैसे न्यूज़पेपर को पढ़ने वाला रीडर है, वैसे ब्रेड को कंज़्यूम करने वाला क्या कहलाएगा? कंज्यूमर कहलाएगा। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपका कि ई-जे-आई के जो रिलेशन है एफ-आई-एल-ओ के साथ, वैसा ही रिलेशन एफ-एच-जे-एल का किसके साथ है? ठीक है? तो जैसा कि इन प्रश्नों को करने के लिए आपको क्या करना होता है, इनके क्रमांक लिखने होते हैं। ई का कितना होता है? 5, जी का 7, आई का 9 और के का 11। इसी तरीके से एफ का 6, आई का 9, एल का 12, ओ का 15। रिलेशन क्या देख पा रहे हो? तो आप देख पा रहे हो कि प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 और प्लस का 4। बस यही रिलेशन आपको एफ एच जे एल के साथ लगाना है। एफ में अगर +1 करोगे, एफ में +1 करोगे तो क्या आएगा? 6 और 1 7 यानी जी। एच में +2 करोगे तो आएगा क्या? जे। जे में +3 करेंगे आएगा एल। और एल में +4 करेंगे तो क्या आएगा? पी। जे जी एल पी। कहाँ पे दिखाई दे रहा है? जी जे एल पी। कुछ गलत हो गया क्या? +1 ठीक है, +2 ठीक है। ओहो हो! +3, जे में +3 करेंगे तो एम आएगा। क्या आएगा? एम आएगा। तो जी, जे, एम, पी कहाँ पे दिखाई दे रहा है? आपको ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है? जो रिलेशन 345 का 144 के साथ है, वही रिलेशन 123 का किसके साथ होगा? तो बहुत ही आसान सी बात है कि 144 की अगर देखूँ तो ये मेरे को दिखाई देता है क्या? 144 मुझे दिखाई देता है 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। ये 12 कहाँ से आएगा? तो आप कहोगे सर 3 + 4 + 5। अगर ये 3 + 4 + 5 करेंगे तो क्या मिलेगा? 12। और 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। तो इसी तरीके से 1 + 2 + 3 यानी कितना आएगा? 6। और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 36। इसका आंसर क्या होगा? सी। तो थर्ड का आंसर क्या हो गया आपका? आंसर नंबर सी। ये था आपका कि जिस तरीके से रिलेशन पहले का दूसरे के साथ है, वैसा ही रिलेशन तीसरे का किसके साथ होगा। ठीक है? ये 3 प्रश्न आपके थे इस चैप्टर से। नेक्स्ट अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द छांटो। विषम मतलब ओड। ओड का मतलब होता है 3 में सिमिलरिटी और एक चीज अलग होना। तो सीधी सिंपल सी बात है। और ये डायरेक्शन जो है वो कहाँ तक चलेगी? 4 से लेके 6 प्रश्नों तक। वापस से 3 प्रश्नों की एक ही डायरेक्शन आपको दी गई है। तो देखो, हिंड्रेंस यानी बाधा, ऑब्स्टेकल यानी रुकावट और इम्पेडिमेंट यानी अड़चन। कहने का मतलब ये तीन कहीं ना कहीं रुकावट यानी ऑब्स्टेकल से रिलेटेड यानी बाधाओं से रिलेटेड है। और ये चीज में आपको अभिवादन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका ओड हो गया यानी आंसर नंबर सी। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। बहुत इजी पर्सन। आराम से जिसको इंग्लिश नहीं आती वो हिंदी में करें इस पर्सन को, और जिसको हिंदी नहीं आती वो इंग्लिश में करें। इसमें भी अपन को क्या बताना है? इन चारों में से 3 में सिमिलरिटी है और एक आपका अलग यानी ओड छाँटना है।
चलो क्रमांक लिखो, अपना पहला काम क्रमांक लिखना होता है। तो सी का क्रमांक 3, एफ का 6 और डी का 4। सी का क्रमांक 7, जे का 10, एच का 8, के का 11, एन का 14, एम का 13, जे का 10, एम का 13 और के का 11। ठीक है, यहाँ पे क्या है +3, यहाँ पे क्या है -2, यहाँ पे क्या है +3, यहाँ पे क्या है -2, यहाँ पे क्या है +3 और यहाँ पे क्या है -1, यहाँ पे क्या है +3 और यहाँ पे क्या है -2। मुझे बताओ कि ये अलग हुआ कि नहीं हुआ? यानी ऑप्शन नंबर सी। 5 का आंसर क्या होगा आपका? सी। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। फिर से वही आपका ओड वन आउट वाला आएगा क्योंकि 4 से लेके 6 तक का एक ही था। थोड़ा-सा अपवादक पर्सन, थोड़ा-सा कह सकता हूँ कि एक वो पर्सन जिसके अंदर एक से ज़्यादा आंसर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखो मैंने कहा था कि प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आंसर करोगे, तो प्रायोरिटी लिस्ट कहती है कि प्राइम नंबर वाले कंसेप्ट को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है? तो देखो प्राइम नंबर की अगर प्राथमिकता की बात करें यानी अभाज्य संख्या की प्राथमिकता, अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या क्या होगी 761। ये आपकी एक अभाज्य संख्या है, बाकी ये और ये और ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनके अंदर केवल खुद का और एक का भाग जाए वे अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो 761 आपकी एक अभाज्य संख्या है। और मैं आपको एक और छोटी-सी एक 100% एक्यूरेट बात तो नहीं है, लेकिन अधिकतर प्राइम नंबरों के साथ ये देखा गया है। कभी ये लगे ना कि 761 का कैसे पता चले कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है? तो देखो अधिकतर प्राइम नंबर को देखने के लिए एक छोटा-सा आपको हिंट देता हूँ कि आप प्राइम जो भी आपके पास जो नंबर दिया जाए, उस नंबर में आप डिवाइड कर दो 6 का। इसके 2 ही शेषफल आएँगे या तो 1 या 5, 2 ही तरीके के शेषफल 1 या 5 आएँगे। जितने भी अभाज्य नंबर हैं इसके लिए लागू नहीं होता है, अधिकतर अभाज्य संख्याओं के लिए ये बात लागू होती है। क्लियर है बात? तो जैसे कि 761 में भाग दे के देख लो 6 का तो आपका 1 या 5 में से बचेगा। दूसरा इस प्रश्न का एक और है कि इसमें अधिकतर बच्चों ने आंसर किया होगा आंसर नंबर ए। वो कैसे आता है वो भी सुन लो कि अगर 5 और 2 7 सही है और 6 और 3 9 देखो 6 और 3 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 9, 6 और 1 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 7, 3 और 2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 5, लेकिन इसमें वो बात नहीं बैठ रही है। लेकिन ये जो कंसेप्ट आपने लगाया है ये कंसेप्ट आता है अदर कंसेप्ट और अधिकतर किताबों में भी आंसर ए दिया गया है, लेकिन मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा इसका आंसर करूँगा डी। मेरे अकॉर्डिंग आंसर होगा डी और मैं इसलिए इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह पा रहा हूँ कि जो अच्छी बुकें हैं और अच्छी चीज़ें जहाँ पर आपको पढ़ने मिलती है, वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाते हो और ये देख पाना कि कौन-सा आंसर सही होगा, इसके लिए आपको उन चीज़ों के गो थ्रू होना पड़ता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं जो कह रहा हूँ बस आप उतनी बात मान लें कि ज़्यादा पढ़ना मेरा काम है, आपको वही पढ़ना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल इसका आंसर आप एग्ज़ाम में 761 करके आओगे, ना कि ये सब। क्लियर है? और अगर आज आपने आंसर 572 भी किया है, तो चलो आपको इसका बोनस दे दिया जाएगा। ठीक है? लेकिन आंसर जो होगा वो होगा 761। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ जाएँ। आगे जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 आ रहा है, ये है सीरीज़ का क्वेश्चन जो दे रखा है 3, 7, 15, 31, 63। बहुत ईज़ी सी सीरीज़ आपको देखने मिल रही है। ठीक है? ईज़ी इतनी ईज़ी कुछ होना ही नहीं चाहिए। गुणा 2 प्लस 1, गुणा 2 प्लस 1, गुणा 2 प्लस 1, गुणा 2 प्लस 1। तो यहाँ पे भी क्या होगा गुणा 2 प्लस 1 यानी 3 गुणा 2 6 लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूँ सिर्फ 3 गुणा 2 6 6 और 1 7 लास्ट डिजिट में 7 एक ही ऑप्शन में है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 127 यानी 7 का आंसर क्या हो जाएगा 127। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर क्वेश्चन नंबर 8 की ओर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि आपको ब्लैंक्स भरने हैं। हो सकता है पेपर में आपको ये ब्लैंक एक साथ दिया हो, लेकिन आप देखोगे तो उसकी लेंथ ज़्यादा थी। बेसिकली यहाँ पे 2 ब्रेक है, ठीक है? अगर आपके ऑफलाइन में ये दिक्कत आई है तो आप देख लेना।
काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। 16 होने का मतलब कितने का बनेगा? 4-4 का। तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। क्लियर है बात? उसके बाद आप देख रहे हो, ये देखो यहाँ से आर से स्टार्ट होता है तो आर, टी, यू और एस पे खत्म हो रहा है। आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस। क्लियर है? तो आपने जो जो ऑप्शन में भरा है बस वही आंसर हो जाएगा, यानी आर आएगा, फिर एस आएगा, फिर यू आएगा, फिर आर आएगा, फिर टी आएगा, फिर एस आएगा। ऐसा कहाँ पे देखने मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी में, आर एस यू आर टी एस। क्लियर है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो गया आपका? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया आपका डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि एक आपको सीक्वेंस बनाना, और ये जो सीक्वेंस बेसिकली क्वेश्चन लिया गया है एक फिल्म निर्माण से लिया गया है कि फिल्म बनने से पहले क्या-क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में। ठीक है? तो मुझे बताओ सबसे पहले क्या डायलॉग आते हैं, या स्टोरी आपके साथ आती है, या स्क्रिप्ट आती है, या चलचित्र आता है, या संपादन आता है, या हस्तलिपि आती है, या पूर्वदर्शन, या प्रदर्शन। क्लियर है बात? एक बात तो क्लियर है कि प्रदर्शन तो सबसे लास्ट में होगा, ये तो इसका तो नंबर 7 जो है वो लास्ट में आएगा, तो 7 इसमें भी है, इसमें भी है, ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। प्रदर्शन सबसे लास्ट में ही होगा, स्क्रीनिंग सबसे लास्ट में होगी। क्लियर है बात? और सबसे पहले क्या आएगा? तो आप बोलोगे सबसे पहले अगर बात करूँ तो सबसे पहले आपके पास कहानी आएगी, एक स्टोरी आएगी, ठीक है? स्टोरी कहीं न कहीं से आएगी, तो 3 सबसे पहले दोनों जगह। स्टोरी के बाद अगर बात करूँ तो स्टोरी के बाद उसको स्क्रिप्ट तैयार की जाती है। स्टोरी के बाद क्या तैयार की जाती है? स्क्रिप्ट तैयार की जाती है। यानी अगर बात करूँ इस सीक्वेंस की, तो सीक्वेंस क्या होगा? सीक्वेंस सबसे पहले आपका आएगा 3 नंबर, फिर क्या आएगा? 5 नंबर। क्या हो गया? स्टोरी हो गई, ठीक है? स्क्रिप्ट लिख गया। अब उसके बाद होगा डायलॉग। उसके बाद क्या आएगा? डायलॉग। डायलॉग के बाद क्या आएगा आपका? अब देखो ऑप्शन ही खत्म हो गए ना, आपका आंसर ए ही हो गया। अब देखो पूरी सीक्वेंस बन जाएगी। सबसे पहले क्या? स्टोरी, फिर क्या आएगी? स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के बाद क्या आएगा? डायलॉग। क्लियर है? और डायलॉग के बाद क्या होगी? आपकी शूटिंग चालू। शूटिंग हो गई। शूटिंग के बाद क्या होगी? उसमें जो भी कमी आई है यानी एडिटिंग आएगी। और स्क्रीनिंग से पहले क्या होता है? प्रीव्यू यानी खुद देखेंगे कहाँ गलती है कहाँ नहीं, और उसके बाद लास्ट में क्या होगी? प्रदर्शनी होगी। क्लियर है बात? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है JAM इज इक्वल टू 1023 MCA इज इक्वल टू 1331, तो SSC क्या लिखा जाएगा? तो सीधी सिंपल सी बात है कि JAM यहाँ से आपको लिखा गया है 1023। अगर मैं इनके क्रमांक की बात करूं तो J का होता है 10, A का होता है 1 और M का होता है 13। तो देखा इसने क्या किया है, इस एक को इधर शिफ्ट कर दिया, यानी जो लास्ट में 2 डिजिट वाली चीज़ होगी वो एक इधर आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 10, 2, 23। क्लियर है बात? 10, 2, 23 आ गया। इसी तरीके से आप इसमें देख लो एमसीए में, इसका क्रमांक 13, इसका 3 और इसका 1। तो अब इसमें एक ही डिजिट है तो इधर आने की सवाल ही नहीं है। इसको अगर 01 लिखूँगा तो 0 आ जाए, लेकिन 01 लिखने की ज़रूरत है नहीं कि 0 अपन यूज़ नहीं करते। तो 13, 31 आ गया। इसी तरीके से एसएससी की बात करूँ तो इनका क्रमांक होता है 19, 19 और 3। 19, 19, 3 होता है। क्लियर है? तो अपन ने क्या देखा? अपन ने ये देखा कि ये जो सेकंड ये जो डिजिट देखो, इसमें देखो 10, 1, 3 था तो 1 इधर आ जाएगा। इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 20, 9, 3। 1 इधर आ गया ना, तो 20, 9, 3। 20, 9, 3 किसमें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी के अंदर आपको दिख, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। क्लियर है? नेक्स्ट आगे चलेंगे कि दिया गया है कि 4 शब्द इस रेफ्रिजरेटर से 4 शब्द लिखे गए हैं। एक ऐसा कौन-सा शब्द है जो इससे नहीं लिखा जा सकता या इसे नहीं बनाया जा सकता? तो यानी नया अल्फ़ाबेट आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें ये देखो एन आया है। एन कहीं भी रेफ्रिजरेटर में नहीं है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। बाकी सारे शब्द आप इससे बना सकते हो, बहुत ईज़ी चीज़ है, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। क्लियर है बात? नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आपका देखो, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है आपका कि रवि का मुख पूरब की ओर है। ओहो! रवि यानी मेरा नाम आया है, ठीक है? तो ये कह रहा है कि जिसका मुख पूरब की ओर है उसको लिख लो।
तो आप कह रहे हो कि रवि का मुख किधर है? पूरब की ओर, तो पूरब की ओर चले गए इधर से। मैं डायग्राम बना देता हूँ, बाकी ज़रूरत है नहीं इसमें डायग्राम में। फिर ये राइट मुड़ता है और 90 डिग्री घूमता है, तो यहाँ से राइट क्या हो जाएगा? इस साइड, ये हो गया 90, ठीक है? और फिर वह 180 डिग्री उसी दिशा में, उसी दिशा का मतलब क्या होता है? वापस से वो 180 डिग्री क्या घूमेगा? राइट घूमेगा। तो यहाँ से 180 डिग्री राइट घूमने का मतलब है ये इधर मुड़ा, इधर मुड़ने के बाद ये वापस इधर मुड़ गया, ऐसे चला। अब एक चीज़ ये कि जब तक डिस्टेंस नहीं दी जाए बराबर बनानी होती, तो ये इधर चला गया, इसका मुँह इधर, ठीक है? फिर अंत में वह क्या मुड़ेगा? लेफ्ट। तो यहाँ से लेफ्ट मुड़ने का मतलब है वो भी 45 डिग्री। अगर मेरा इस साइड फेस है तो इधर तो राइट होता है और इधर लेफ्ट होता है। इधर लेफ्ट तो अगर ऐसे पूरा मुड़ता तो 90 डिग्री होता, लेकिन मेरे को ऐसे मुड़, तो ये आपका साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, तो ये आंसर आएगा साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट यानी दक्षिण वेस्ट। क्लियर है? बिना डायग्राम के इसको कैसे करते हैं वो भी सुनो। आपका मुख किधर है? ईस्ट की ओर, देख लिया। 90 डिग्री वामावर्त मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज गए, फिर 180 डिग्री क्या गए? क्लॉकवाइज, और फिर लास्ट में 45 डिग्री क्या गए? एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त, ठीक है? तो अगर मैं कहूँ तो आप बेसिकली देखोगे कि 225 क्लॉकवाइज घूमोगे, क्योंकि बाकी तो कट जाएगी चीजें, 45 इसमें से कम हो जाएगा। अब देखो ईस्ट से जा रहे थे, ईस्ट ये होती है, अब यहाँ से 225 घूमो आप, वो भी क्लॉकवाइज, तो 90, ठीक है? ईस्ट से ना, गलत कर दिया क्या मैंने? दक्षिण पश्चिम, ठीक है? क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ठीक है? क्लॉकवाइज 180 डिग्री उसी दिशा में, यानी दोबारा क्लॉकवाइज, और 45 डिग्री, 45 डिग्री आपका क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, मैं इधर थोड़ा-सा गलती कर दिया, तो मेरे को 90 डिग्री इधर मुड़ना, ठीक है? तो देखो यहाँ से देख लो आप, ये 90 डिग्री हो गया, और ये क्या हो गया? 180, और ये हो गया 45 डिग्री, और 45 डिग्री, यानी ये आंसर क्या जाएगा? नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट। आंसर क्या आएगा? नॉर्थ वेस्ट, यानी आंसर नंबर सी। 12वीं का आंसर क्या है? तो आप कह रहे हो सर 12वीं का आंसर तो गलती तो है, कुछ गलती तो है। पूरब की ओर है 90 डिग्री वामावर्त। ओहो, ओहो मेरे भाई, क्लॉकवाइज नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज है। दोबारा, पहले तो सही कर रहे थे अपन आंसर, दोबारा देखो। आंसर तो यही होगा आपका, आंसर नंबर ए। देखो, ये गलत लिख लिया था, दोबारा आओ। 90 डिग्री क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। फिर 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। उसी दिशा में घूमने का मतलब क्या है? फिर दोबारा क्या घूमेगा? 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? और लास्ट में जो है वो फाइनली 45 डिग्री क्लॉकवाइज। उल्टा चल रहे थे, जहाँ पे क्लॉकवाइज लिखना था वहाँ एंटी क्लॉकवाइज। अब कहने का मतलब है कि जो 225 बचेगा वो एंटी क्लॉकवाइज 225 बचेगा। क्लियर है? तो 225 अगर मैं कहूँ ईस्ट से, तो आप ये ईस्ट हो गया। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज 180 तो यहाँ तक आएगा, और 45 डिग्री ये आ गया, तो ये 225 हो गया एंटी क्लॉकवाइज। 225 एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये साउथ हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ। तो आपका आंसर क्या आ गया? साउथ वेस्ट आ गया। आपका आंसर क्या आ गया? साउथ वेस्ट आ गया, ए आ गया। क्लियर है? क्वेश्चन को आराम से ध्यान से पढ़े, जैसे गलती मैंने की है आप ना करें। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे। एक कक्षा में राजन को, ये रैंकिंग से आपका क्वेश्चन आया है, कि एक कक्षा में राजन को 11वां स्थान मिला और वह उत्तीर्ण लड़कों की सूची में नीचे से 31वां था। 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी और एक अनुत्तीर्ण हो गया। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या बताओ। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या बताओ। मुझे एक बात बताओ आप, कि अगर मैं बात करूँ ये डेटा, तो ये डेटा सारे पास के दिए हैं आपको। उसने कहा है कि 11वां स्थान मिला, वो भी कौन-सा? उत्तीर्ण कक्षा में। किसी छात्र का ऊपर से 11वां स्थान है, वो भी उत्तीर्ण, ये है 11, और इन्हीं उत्तीर्ण छात्रों में नीचे से जो है वो कितना है? 31वां। अगर किसी आदमी का ऊपर से भी स्थान दिया और नीचे भी से भी स्थान दिया हो, तो कुल छात्र, आप एक तो ये तरीका है कि कुल छात्र ऐसे निकाल सकते हो। क्या? ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान और माइनस का 1, यहाँ से कुल छात्र आ जाएँगे। तो कुल छात्र, और ये बात आ रही है उत्तीर्णों की, तो बेसिकली ये कुल उत्तीर्ण छात्र की बात आ रही है, ठीक है? तो ऊपर से स्थान क्या था? 11, नीचे से क्या था? 31, माइनस 1 कर दो, तो ये आ गया कितना? 42 माइनस 1 यानी 41।
ये तो आगे 41 टोटल जो है उत्तीर्ण छात्र। एक तरीका और है कि आप ये टोटल दूरी निकाल लो, जैसा कि मैं क्लास में कराता हूँ कि ये दूरी कितनी होगी, तो आप कहोगे सर दूरी तो होगी 11 प्लस 1 यानी 42 और छात्रों की संख्या एक कम आ जाएगी तो कितनी आ जाएगी 41। दूरी वाले कंसेप्ट से भी 41, इस फॉर्मूले से भी कितनी 41। लेकिन ये डेटा है पास छात्रों के, जबकि परीक्षा में क्या प्रश्न में क्या पूछा है, कक्षा में छात्रों की कुल संख्या। अब कुछ इसमें कह रहा है कि 3 छात्र जो है वो परीक्षा नहीं दिए, 3 छात्र परीक्षा नहीं दिए, इसका मतलब 3 छात्र वो भी थे जिन्होंने परीक्षा नहीं दी। फिर इसने कहा 1 छात्र अनुत्तीर्ण हो गया तो 1 छात्र वो भी है जो अनुत्तीर्ण हो गया, तो टोटल कितने हो गए? तो आप हो गए सर टोटल कितने हो गए? 45 हो गए। तो आपका आंसर क्या आएगा? 45 आएगा। क्लियर है? यानी आंसर नंबर ए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ए। देखो आपको जो डेटा दिए थे वो पास के दिए थे, लेकिन प्रश्न में पूछ लिया इसने कुल छात्रों की संख्या। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, क्या कहता है कि जिस तरीके से 3 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 36 आया है, 6 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 1 16 है, वैसे ही 7 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 8 क्या आएगा? तो देखो 36 कैसे आता है वो देखो। 36 आपका जो आया वो कैसे आया? ध्यान से देखें, 36 कैसे आता है? तो आप कहोगे सर 3 प्लस 8 करने पर 11 आता है और 5 इंटू 5 करने पर कितना आता है? 25 आता है और इन दोनों को ऐड करने पर कितना आता है? 36 आता है। क्लियर है बात? क्या ये बात आगे भी लागू हो रही है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल कि 6 प्लस 2 8 होता है और 8 गुणा 1 8 होता है और इन दोनों को जोड़ने पे 16 आता है। तो यही अगर लॉजिक लगाएं इसके अंदर, तो आप कहोगे सर 7 प्लस 4 कितना होता है? 11 और 3 गुणा 8 क्या होता है? 24 और 24 और 11 को जोड़ने पर कितना आता है? 35। यानी आंसर क्या आएगा? आंसर आपका आ जाएगा आंसर नंबर सी। क्लियर है बात? यानी 14 का आंसर आपका क्या हो गया? सी। 14 का आंसर आपका क्या हो गया? सी। 14 का आंसर क्या हो गया? सी। आगे बढ़ जाए, तो आपको सर बिल्कुल आगे बढ़ जाओ तेजी के साथ। तो मैं कहता हूं कि चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 35 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कहूंगा। ये कह रहा है कि बानू की आयु अन्यहू से दुगनी है। चलो, जैसा जैसा कहता है वैसे वैसे अनुपातों में चीजों को लिखते हुए चलेंगे। आज मैं आपको थोड़ा सा गणित का ज्ञान, ये कह रहा है कि बानू, ठीक है, बानू और अनेहू, ठीक है। बानू की आयु अनेहू से दुगनी है। बानू की आयु अनेहू से दुगनी कब होगी? जब इसका अनुपात 2:1 होगा। बट हाफ ऑफ फातिमा, किंतु फातिमा से आधी। बानू की आयु देखो इससे तो दुगनी है, लेकिन फातिमा से क्या है? आधी। यानी अगर मैं एक और इंसान लिया हूं, वो क्या ले फातिमा, फातिमा से आधी कैसे हो जाएगी बानू? तो फातिमा कितनी होगी? 4। यहाँ तक ठीक है? बोले सर बिल्कुल ठीक है। कैरोलिन इज हाफ द एज ऑफ अनेहू। अब आगे दूसरा डेटा दिया इसने कैरोलिन और किसका? अनेहू का। कैरोलिन इज हाफ एज ऑफ अनेहू, यानी अनेहू अगर 2 होगी तो कैरोलिन कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है। बट इज ट्वाइस ओल्डर देन डायना, यानी डायना से क्या है? तो आप कहोगे सर डायना से जो है वो क्या कह रही है ये? अनेहू हाफ द एज ऑफ अनेहू, ये इसकी तो आधी हो गई है। ठीक है। कैरोलिन इज हाफ एज ऑफ अनेहू बट ट्वाइस ओल्डर देन डेना। इसका मतलब है कि अगर ये 1 है तो ये आधी होगी। ये आपको इसने चीजें दी। फिर पूछा क्या, कौन से 2 व्यक्ति सबसे बड़े और सबसे छोटे का युग्म बनाते हैं? तो अगर मैं कहूँ तो सबसे छोटा तो यही आएगी आपकी डेना। अगर आप इसको दोबारा अगर इनको मिलाना चाहो तो आप चीजें मिला सकते हो। पहले तो इसको कर देते हैं। इसको मैं कर देता हूँ क्या? 2। इसको 2 करूँगा तो इसको क्या करना पड़ेगा? 4 और इसको क्या करना पड़ेगा? 1। क्लियर है बात? अब अनेऊ यहाँ 4 यहाँ 1 दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए अगर इसको 4 करूँगा तो इसको क्या करना पड़ेगा? 8 और इसको क्या करना पड़ेगा? 16। ये अपन इस तरीके से अनुपातों में करते हैं कि जो चीज़ कॉमन होती है वो दोनों जगह बराबर होना चाहिए। अब सबसे छोटा कौन हो गया? ये वाला। और सबसे बड़ा कौन हो गया? फातिमा। ठीक है? क्लियर है? तो फातिमा सबसे बड़ी होगी और डेना सबसे छोटी होगी, यानी 15 का आंसर आपका क्या आएगा? आप बोलोगे सर 15 का आंसर आपने बता दिए, आंसर नंबर ए। क्लियर है बात? 15 का आंसर हो गया ए।
क्लियर है? नेक्स्ट चढ़ेंगे आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 16 है आपका एक बोर्ड मास से रिलेटेड कि निम्न में से कौन सा इक्वेशन आपके पास सही है। तो आप सीधी सिंपल सी बात है, जो इंस्ट्रक्शन दिए उसके अनुसार सिंबल वगैरह को बदल दो, बोर्ड मास लगा लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो अगर मैंने कहा कि इन क्वेश्चनों में क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले सी चेक करना चाहिए। अगर आप दी गई इंस्ट्रक्शन के अनुसार सी चेक करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो मैं कहता हूं कि आप सी चेक करोगे तो आंसर नहीं आएगा, तो आप आंसर अगर डी को चेक करोगे तो आपके पास आंसर बिल्कुल मिलेगा। चलो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले सी चेक करना चाहिए, फिर डी चेक करना चाहिए, फिर आपका ए चेक करना चाहिए। अगर इन तीनों में से नहीं हो तो बी को चेक करने की जरूरत है नहीं है। ज्यादातर आंसर इन प्रश्नों में सी और डी होते हैं, क्योंकि आप जो एग्जामिनर है आपका जो समय है वो भी क्या करवाना चाहता है, खराब। क्लियर है? तो बी स्मार्ट और तेजी के साथ आंसर करने के लिए इस बात को हमेशा ध्यान रखें। सी को चेक करोगे तो आएगा नहीं, तो मैं डी पे चेक करके बता। यदि गुणा है प्लस के लिए, इफ मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर प्लस, यानी जहां पे भी मल्टीप्लाई है वहां पे प्लस आएगा। डिवाइड स्टैंड फॉर माइनस एंड प्लस स्टैंड फॉर डिवाइड एंड माइनस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई। कोई बात नहीं, इसने कहा कि माइनस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड स्टैंड फॉर माइनस एंड प्लस स्टैंड फॉर डिवाइड। तो देखो, अगर डिवाइड की पहले बोर्ड मास लगाऊंगा तो सबसे पहले डिवाइड होगा, तो ये 2 11 इंटू 6। अब क्या लगेगा, मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 66, और 66 के बाद माइनस 2 करोगे तो 64 आएगा। बिल्कुल दी गई इंस्ट्रक्शन के अनुसार जो आपका आंसर फॉलो होगा, यानी आंसर जो आएगा वो आंसर आएगा आपका डी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। इजी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। एक घड़ी सुबह 10 बजे सही समय दिखा रही है। यह घड़ी एक दिन में एक समान रूप से 12 मिनट धीरे होती है। वास्तविक समय में बताइए जब अगले दिन शाम 5 बजे का समय दिखाई दो। वास्तविक समय का मतलब क्या है कि आपको सही घड़ी का समय बताना है। कि खराब घड़ी का समय तो हमने बता दिया है कि 5 बज रहे हैं खराब घड़ी में। सही समय क्या होगा? इतना घटिया ऑप्शन इसने सेट किया कि आप ऑप्शन को देख के आंसर कर सकते हो। कैसे? थोड़ा दिमाग लगाना था। खराब घड़ी धीरे चल रही है तो सही घड़ी तेज चलेगी, और सही घड़ी तेज चलने का मतलब अगर खराब घड़ी में 5 है तो जो सही घड़ी होगी वो 5 से क्या दिखाएगी? ज़्यादा दिखाएगी। 5 से ज़्यादा आएगी, आएगी कितना, एक बार उस बात को अगर मैं छोड़ दूँ तो आपका ऑप्शन नंबर ए गया, बी गया, डी गया, आपके पास ऑप्शन क्या बचा था? सी। अगर आप स्मार्टली इस क्वेश्चन को करते तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, ऑप्शन से आप इस आंसर को कर सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास 2 तरीके की घड़ियाँ हैं, एक तो सही घड़ी है और एक आपके पास क्या है? खराब घड़ी। जहाँ पे सही घड़ी 24 घंटे बिताती है एक दिन में, तो खराब घड़ी जो 12 मिनट पीछे चल रही है, यानी ये बिताएगी 23 से 48/60, क्योंकि मिनट में है तो घंटे में बदल रही है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 119/5 घंटे, 119/5 घंटे। क्लियर है? ये 24 घंटे बिताएगी तो ये 119/5। और जब खराब घड़ी को पहले सही से किया था तो वो सुबह 10 बजे, और फिर क्या है, अगले दिन 5 बजे, यानी 10 बजे से लेकर अगले दिन 5 बजे के बीच बात करें तो कितने घंटे का गैप हो गया? तो आप बोलोगे सर 10 एएम से 10 एएम तो 24 घंटे हो गया, और इसके आगे ये 7 हो गया, तो टोटल गैप हो गया 31 घंटे। यानी खराब घड़ी ने जो बिता लिए वो कितने बिता लिए? 31 घंटे। जहाँ खराब घड़ी 31 घंटे बिता के 5 बजे पहुंच गई है, तो इसने कितने बिताए यही देखना होता है आपको। तो आप देखो, ये कहोगे कि जब ये 119/5 घंटे बिताती है खराब घड़ी, तो ये 24 घंटे बिताती है। क्लियर है? और ये जब 1 बिताएगी तो ये कितना बिताएगी? 24/119, 5 चला जाएगा ऊपर, ठीक है? फिर जब ये 31 बिताती है तो ये कितना बिताएगी? यही तो देखना था। तो आप बताओगे 24 गुणा 5/119 गुणा 31। अब ये कैलकुलेशन ऐसी है कि आप करते ही रह जाओगे। कैलकुलेशन करनी थी, नहीं थी, क्योंकि एग्ज़ामिनर ने ऑप्शन इतना ईज़िली सेट कर दिया आपके लिए। फिर भी इस कैलकुलेशन को करने का तरीका भी यही है कि आप अप्रोक्सीमेशन से करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 24/5 120 होता है और ये 119, तो 120 119 से लगभग कट जाएगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा आएगा। 1 पॉइंट समथिंग आएगा,
अब अगर 31 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 से ज़्यादा ही आएगा। जहाँ पर ये 31 घंटे बिता रही है तो ये 31 से कुछ ज़्यादा बिताएगा और कितना 15 पॉइंट समथिंग ज़्यादा आएगा। तो यानी एग्ज़ैक्ट आंसर तो आएगा ही नहीं जो आपको ऑप्शन में दिया है, अप्रोक्सिमेशन में आएगा 15 पॉइंट समथिंग यानी 15 मिनट से भी कुछ सेकंड ज़्यादा। लेकिन अगर मैं देखा जाए तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर क्या करना पड़ेगा 5:15 क्योंकि 120 बड़ा है 119 से तो 31 से थोड़ा ज़्यादा ही आएगा। ये था इसका बेसिक सॉल्यूशन। पूरा कैलकुलेशन तो आपको बेसिक में भी नहीं करना है, थोड़ा ध्यान रखना है इन बातों का। आगे बढ़ जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपका है वेन डायग्राम से या सॉरी साइलो से। ठीक है? न्याय निगमन के नाम के टॉपिक है आपका उसी से। तो ये क्या क्वेश्चन कहता है? ये कहता है कि कुछ फ़ोन कार्ड्स हैं, यानी आप इन स्टेटमेंट से डायग्राम बनाओ। ऑल फ़ोन्स आर कार्ड्स, ऑल फ़ोन्स आर कार्ड्स, ये बन गया। सम कार्ड्स आर नेट, तो सम कार्ड्स आर नेट। देखो इसके टच नहीं करना फ़ोन के क्योंकि फ़ोन और नेट का कोई रिलेशन नहीं दिया है। सम नेट आर टोल्स, तो सम नेट आर टोल्स। क्लियर है? सॉरी टेल्स। ऑल टेल्स आर बुक्स, तो ऑल टेल्स आर बुक ऐसे बनेगा। समझ गए बात? अब आते हैं कंक्लूजन की ओर। सम बुक आर नेट, क्या कुछ बुक नेट है? बिल्कुल है। देखो बुक तो ये बुक और नेट का ये जो इंटरसेक्शन आप देख रहे हो तो ये बात क्या है आपकी सही है। दूसरा सम बुक आर कार्ड्स, ये बुक रही ये कार्ड्स रहे बहुत दूर दूर है कोई रिलेशन आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो ये नहीं होगा। सम टेल आर फोन्स, ये टेल रहा ये फोन रहा दूर दूर है तो ये भी दिखाई नहीं देगा, यानी ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्लियर है बात? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग है? तो देखो इसके अंदर जिस बच्चे को ये पता है कि सर ने एक चीज सिखा रखी है, क्लास में हमेशा सिखाया जाता है कि इस तरीके का जब डायग्राम बने तो इसमें कितने वर्ग होते हैं? तो आप कहोगे सर इसमें 5 होते हैं। ऐसे डायग्राम आपको दिख रहे होंगे। एक तो ये दिख रहा है देखो 5 वाला, 5 तो ये हो गए। एक ये भी आएगा 5 वाला तो 10, एक ये बड़ा वाला तो कितने हो गए? 15। 15 तो सीधा-सीधा इस बेसिक से ही आ गया। अब जो बचा वो भी देख लो। बच गया क्या-क्या? तो आप कहोगे सर एक तो ये बच गया, ठीक है? और एक ये बच गया। 15 और 2 17। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 19 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। 19 का आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कि उत्तर आकर आइडेंटिफाई द आंसर फिगर फ्रॉम विच द पीसेस गिवन इन क्वेश्चन फिगर हैव बीन कट, यानी कहने का मतलब ये जो टुकड़े काटे गए हैं वो कौन से फिगर से काटे जा सकते हैं। तो आप अगर देखोगे तो आप ये देख पाओगे कि 20 के अंदर अगर मैं कहूँ कि 20 के अंदर ये जो पीसेस बनाए गए हैं वो कौन से बनाए गए हैं तो आप कहोगे सर बी से बनाए गए हैं। अगर मैं बात करूँ इस आकृति की तो ये आकृति आपको मिल जाएगी कहाँ से? यहाँ से। ठीक है? फिर कहोगे ये आकृति तो आप कहोगे सर ये आकृति यहाँ से मिली। फिर कहोगे ये आकृति तो बोलो सर ये आ गई ये आकृति। फिर बोलोगे ये आकृति तो बोलेंगे ये आकृति आ गई। यानी ये सारी आकृतियाँ किससे काटी जा सकती है? ऑप्शन नंबर बी से। क्लियर हो गया बात? अरे बात समझ आई कि नहीं आई बताओ? तो बात समझ में आपके आई। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपका कि ज्योग्राफी को अगर मिरर में देखा जाए तो कैसा बनेगा? तो ये जो मिरर लगाया गया है बेसिकली ऑप्शन को देखते हुए अपन कह सकते हैं ऐसे लगा। और जब इस मिरर में देखोगे तो वाई ये वाला ऐसे दिखाई देगा, एच ऐसा का ऐसा दिखाई देगा, पी आपको क्या दिखाई देगा? उल्टा दिखाई देगा। ये क्या देगा? उल्टा। ए ऐसा का ऐसा आएगा, फिर आर कुछ ऐसा आएगा, फिर जी आपका कुछ ऐसा आएगा, फिर ओ, फिर ई ऐसा, फिर आपका जी ऐसा। और ऐसा किसमें दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 21 का आंसर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 21 का आंसर हो जाएगा ए। क्लियर हुई ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 क्वेश्चन क्या कहता है? ओहो हो बहुत ही अच्छा प्रश्न कि अगर पेपर को काटोगे तो कौन सी आकृति बनेगी। इसके लिए मुझे प्रैक्टिकल करना पड़ेगा आपके लिए। देखो और प्रैक्टिकल अपन कर लेते हैं, अपने पास साधन भी है। चलो प्रैक्टिकल करके बताते हैं आपको आज कि इस पेपर को
क्योंकि काटेंगे तो कैसा दिखाई देगा, सबसे पहले मेरे को राउंड पेपर लेना पड़ेगा। जब आपको ऐसी दिक्कतें आए, तो पेपर काट के देख लिया करो लास्ट में, क्योंकि इसमें मिरर इमेज निकाल के और वो तरीका लगाना पॉसिबल नहीं है। अब मैं बताता हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, बस वही कर रहा हूँ मैं। ये मान लो कि ये आपका एक सर्कुलर तो नहीं है, लेकिन मान लो एक बार के लिए कि एक सर्कुलर क्या है, पेपर है। अब इसकी फोल्डिंग कैसे की गई है? तो आपने कहा सर एक बार इसको ऐसे मोड़ दिया देखो, ये मुड़ गया। फिर कैसे मोड़ा है? तो आपको ये सर फिर ऐसे भी मोड़ा है, तो ये लो ऐसे भी मोड़ दिया, ये मुड़ गया। फिर इसने क्या किया? ऐसे रख ऐसे रख लिया। नहीं सर ऐसे नहीं रखा है। हाँ बिल्कुल, पहले आप इस पे कट लगाओ, तो आप कहोगे सर कट लगा दिया ऐसा, ये कट लगा दिया। अभी भी ये ऐसा नहीं बना सर, तो बना देंगे कैसे? इसका ये कट लगा दो, ये कट लगा दिया। अब तो ऐसा ही बन रहा है, ऐसा ही बन रहा है कुछ। अरे आगे कहाँ था ऐसा, ठीक है। अब मैं खोलता हूँ तो आपको जादू दिखाई देगा और आपका आंसर भी दिखाई देगा। बताओ कौन सा आंसर आया? कौन सा आया? तो आप कहोगे सर आंसर नंबर ए आया। बताओ, इतना हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इतना आपको सॉल्यूशन जो है पेपर काट काट के दिखा रहे हैं। अगर आप सामने होते तो आपको गर्दन भी काटी जा सकती, ठीक है। हमको आंसर से मतलब है, जिस बच्चे को नहीं समझ में आया उसकी गर्दन काट के आंसर दी। क्लियर है बात? आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 23। अब ये वेन डायग्राम थोड़ा-सा जो आपको दिया है, वो थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इसमें 100% एक्यूरेसी नहीं देखी जाएगी और ऐसे बहुत सारे डायग्राम हैं, बहुत सारे आरेख के क्वेश्चन हैं, जहाँ पर 100% एक्यूरेसी नहीं आती है, तो जो बेस्ट ऑप्शन होता है, उसको अपन आंसर में शामिल करते हैं। जैसे इसमें अपन आंसर को देखा जाए, तो इसने कहा कि अंग्रेजी तो अध्यापक है और अंग्रेजी अध्यापकों में भी लोकप्रिय अध्यापक है और अप्रिय अध्यापक भी है। क्लियर है? अप्रिय अध्यापक में सारे अप्रिय अध्यापक, इसमें अंग्रेजी के भी होंगे, गणित के भी होंगे, ठीक है? यानी अदर सब्जेक्ट वाले भी होंगे। अगर मैं कहूँ कि ऑप्शन नंबर ए में कर सकते हैं क्या? तो आप देखो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो कन्फर्म है कि जितने भी अंग्रेजी अध्यापक हैं, उन्हीं में ही लोकप्रिय अध्यापक आएँगे, ठीक है? यानी अंग्रेजी अध्यापक और लोकप्रिय अध्यापकों के बीच कुछ ना कुछ कॉमन होगा, जो इस ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है? इसमें दिखाई दे रहा है कि चलो ये आप मान लो कि ये लोकप्रिय अध्यापक है और ये वाले कौन से हो जाए? अंग्रेजी अध्यापक। ठीक है, समझ गए बात सर। इसमें भी वो कॉमन वाली चीज़ नहीं है और इसमें भी मान लिया चलो ये है। लेकिन ये बात बताओ, अगर ये लोकप्रिय अध्यापक है तो ये अलोकप्रिय अध्यापक में आ गए और अलोकप्रिय अध्यापकों में तो और सब्जेक्ट वाले भी हैं, ठीक है? हालाँकि 100% एक्यूरेट ये भी नहीं है, लेकिन ये तो एकदम अलग हो गया। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि अप्रिय अध्यापकों को भी कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अप्रिय अध्यापकों में इंग्लिश वाले भी अप्रिय अध्यापक है कि नहीं है? क्लियर है बात? अप्रिय अध्यापकों का इंटरसेक्शन भी देखना हो तो केवल ऑप्शन नंबर बी बच जाता है, 100% एक्यूरेट हो या ना हो, लेकिन इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? बी होगा। क्लियर है बात? ऐसे बहुत से वेन डायग्राम है, जैसे आपका ये वेन डायग्राम आप पढ़ते हो क्या? पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा। तो पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा की बात करूँ तो चलो मान लो ये चंडीगढ़, ये हरियाणा और ये पंजाब, तो पंजाब का ये हिस्सा कहाँ गया? कहीं न कहीं तो आएगा ही, पंजाब में आओ चाहे कहीं आओ। क्लियर है ना बात? यहाँ पे भी वेन डायग्राम ऐसे जब आंसर लेता है तो यहाँ पे भी 100% एक्यूरेसी नहीं आती। क्लियर है बात? तो ऑप्शन में जो आपका बेस्ट ऑप्शन होता है उसको आंसर लिया जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन-सा हरे रंग के विपरीत आएगा? कौन-सा हरे रंग के विपरीत आएगा? यानी ये आपका क्वेश्चन जो लिया गया है, ये लिया गया है आपका पासे से और इसमें आपको क्या करना होता है, कोई भी 2 पासे उठा लो जो आपकी मर्ज़ी है। तो मान लो कि आपने ये 2 पासे उठाए, क्योंकि हरा उसमें होना ज़रूरी है। और जब इन दोनों में देखा तो यहाँ पे 3 स्थिति बनती है कि दोनों पासों में एक ही चीज़ कॉमन या 2 चीज़ कॉमन या एक भी चीज़ कॉमन नहीं। तो स्थिति नंबर फर्स्ट जो बनती है कि एक चीज़ कॉमन, तो यहाँ पे देखो रेड कॉमन। जब पहली स्थिति ऐसी बनती है जब दोनों पासों में रेड कॉमन होता है, तो जो कॉमन होता है उससे घड़ी की दिशा में घूम जाओ। तो देखो, रेड, रेड के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद पर्पल और यहाँ पर क्या आएगा? रेड,
रेड के बाद ग्रीन और ग्रीन के बाद ब्लू। तो देखा जाए तो ब्लू के अपोजिट पर्पल, ग्रीन के अपोजिट क्या हो गया, तो आपको ऐसे ग्रीन के अपोजिट ऑरेंज हो गया, और यही आपसे पूछा था। यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, और ये होगा आपका आज का अंतिम प्रश्न। ये कहता है कि एक्सप्लेन को अगर XEALPNI लिखा जाता है, उसी क्रम में फैक्ट्री को क्या लिखा जाएगा। तो कुछ भी नहीं, आपको रीअरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, तो आपका ये जो एक्सप्लेन है उसको लिख लो पहले, यहीं पे लिख के बता देता हूँ। एक्सप्लेन में अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7 दूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, 2 नंबर, फिर क्या है 1 नंबर, फिर क्या है 5 नंबर, फिर क्या है 4 नंबर, फिर 3, फिर 7 और फिर 6। यानी ये लास्ट वाले भी इंटरचेंज और स्टार्टिंग वाले भी इंटरचेंज। इन्हीं से ही देख लेते हैं। फैक्ट्री में सबसे पहले क्या आएगा, वाई इधर आएगा, तो वाई इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, ए गया वाई आर से। फिर ए एफ भी चेंज है, ए एफ भी चेंज है, ए एफ भी चेंज है, इसमें नहीं है, दो ही बच गए आपके पास। क्लियर है बात, कोई बात नहीं। फिर क्या आएगा, पांचवा नंबर का, पांचवा नंबर का इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5, पांचवे पे क्या आता है, ओ ओ ओ आएगा भाई, ओ आ गया देखो, यानी ऑप्शन नंबर सी। ज्यादा चेक करने की जरूरत है नहीं है। ये था आज का आपका डिटेल एनालिसिस, और आई होप आपको बात समझ में आई होगी। नहीं आई है तो बार बार वीडियो को देखें, बिल्कुल समझ में आएगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।